टेट हो, DSSB हो, UGC नेट हो, दुनिया जहान के कोई से भी एग्जाम हो, उसको आपको अपना बनाने के लिए पहले आपको उसका होना पड़ेगा। वो जब तक आपका नहीं बन सकता जब तक आप उसको अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। और उसके लिए सिर्फ एक ही काम होता है, उस सब्जेक्ट को अपने प्यार की तरह अपनी नजरों में, अपने दिल में, अपने शरीर में उतार लेना। आज का पहला क्वेश्चन हम EVS कंटेंट से करेंगे। इसी के साथ साथ मैं कुछ आपको पेडागोजी के, चाहे वो CDP रिलेटेड हो, मैथ हो, EVS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबको मिक्स खिचड़ी की तरह पकाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो 75 नंबर की पेडागोजी है उस पर मेरी पकड़, यानी कि स्टूडेंट की पकड़ बन सके। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज वॉन 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट इज। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसमें अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? पहला नाम है इसके अंदर वहीदा प्रिंसेप, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा है बछेंद्री पाल और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। अब जब इसकी बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की, उससे पहले इन चारों के बारे में हम लोग एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बछेंद्री पाल की बात करें, वो कौन है? अगर आपने NCERT पढ़ी है EVS की 3री से लेकर 5वीं तक, क्योंकि पढ़नी तो पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि EVS आप पास कर लेंगे बिना 3री से 5वीं तक का बच्चा बने, तो भैया ये तुमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि NCERT आपके लिए अपने आप में एक मूल मंत्र है सीटेट पास करने का। सीटेट तो छोड़ दो, अगर आप अपने आप को टीचर बनाना चाहते हो, स्पेशली PRT का या TGT SST का, TGT साइंस का, TGT हिंदी का, तो आपको NCERT को बिल्कुल घोट के पीना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं पी, सीटेट इसीलिए है क्योंकि आप पीते ही नहीं है, सीटेट आपको पिलाने के लिए। अगर आपने पी ली तो आपकी DSSB की राह बहुत इजी हो जाएंगी। जैसे कि अभी KVS जब गया था तो आपने देखा था उसमें इस बार एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया था EVS। सबको लगा जी के रिलेटेड EVS होगा, लेकिन EVS जी के रिलेटेड नहीं था, पूरा का पूरा सीटेट NCERT बेस था। अब क्या था, बच्चे उसको तैयार करके नहीं गए, पेपर वहां से आ गया, फिर कहते हैं कि पेपर तो भाई बहुत टफ था। ऐसा होता है कि पेपर कभी टफ नहीं होता, पेपर तो बहुत हल्का होता है। देखो जैसे मान लीजिए हम पेपर की बात कर रहे हैं, ये रहा पेपर, हल्का होता है ना, फाड़ गया, एकदम से फट गया। पेपर का मुश्किल होता है, हमें ही पढ़ना नहीं आता और हम अपना सारा बोर्ड डाल दो। एग्जामिनर ने पेपर क्या बनाया, सब्जेक्ट क्या कर दिया, कंटेंट क्या कर दिया, कभी भी कुछ बाहर से नहीं आता। कोई एक आध अपवाद हो जाते हैं तो भाई वो तो तुम्हारी खुद की जिंदगी में भी होते हैं, तुम कौन सा परफेक्ट हो। तो एग्जामिनर भी कभी कभी छोटी मोटी गलती कर देता है, इंसान है, वो कौन सा भगवान है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये पूरा सारे के सारे नाम आपको अपनी EVS की बुक में मिल जाएंगे, लेकिन कौन सी क्लास से, 3री से 5वीं, ठीक है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो चारों के चारों नाम से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की और इसके आंसर की। जब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, तो एक बहुत अच्छी सी महिला थी आंध्र प्रदेश की, जिन्होंने इसमें अपने आप में कीर्तिमान हासिल किया था और उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ईयर डिड 1000 पीपल डाई इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक भुज गुजरात। बहुत मतलब बुरी घटना कह सकते हैं, लोगों के लिए मुश्किल टाइम कह सकते हैं। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए जब भूकंप की बात करते हैं हम लोग, भूकंप हो गया, अभी बाढ़ आई, फ्लड हुआ, आया ना, सुनामी आया, कोविड आया, कितनी मुश्किल घड़ी थी लोगों के लिए, मुश्किल थी या नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन तो अपने आप में मतलब टॉर्चर वाली होती है, और उसके बावजूद अगर वो चीज़ रिपीटेशन में हो जाए, जैसे फिलहाल बाढ़ का हुआ, दिल्ली में भी ऐसा कुछ लगभग मतलब अंदाजा हुआ कि बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, आई तो खैर बाढ़ नहीं, चलो हम लोग तो बच गए, लेकिन जो लोग इसमें फंसे उनके लिए तो मुश्किल हुई। तो अगर हम लोग बात करें इसके 4 ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है आपका 2000 नोट, है ना, बंद भी हो रहे हैं। आप भी अपने जमा वाले जो नोट है उनको जल्दी से बैंक में डाल दीजिएगा, कहीं तो ऐसा ना हो कि रह जाएं अंदर पिछली बार की तरह और बाद में पता चले भैया इतना सारी करेंसी का हमारा नुकसान हो गया। दूसरा है 2001, तीसरा है 2002 और चौथा है आपका 2004। बहुत सारे बच्चे जो सीटेट में बैठेंगे इस बार, वो इस ईयर में पैदा भी हो गए होंगे, है ना। तो नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ कि जिस वक्त तुम पैदा हुए थे या इसके आसपास तुम पैदा हुए थे, क्या गुजरात में कोई भूकंप आया था और वो कौन सा साल था? तो वो साल था आपका 2001। अब ऐसा होता है कई बार, क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार पेपर कैसे याद करें, पेडागोजी को कैसे याद करें, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझसे तो ये नहीं हो रहा। तो यार प्यार भी तो हुआ था तुमसे, हो गया होगा, जितने भी स्टेज में बच्चे बैठे हैं अभी तक हो ही गया होगा कंपल्सरी, किसी को तो 4-5 बार हो गया होगा,
एक बार तो अलग बात है, लेकिन जब वो चीज़ हो गई, आपने 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, डाइट, बीएड, बीए जो भी आपने करी वो सब कुछ कर ली, लड़ाई कर ली, झगड़े कर लिए हैं, बाल नोच नोच के लड़ लिए, आंखों में आपने गड्ढे डाल डाल के रो लिए, तो भाई इस पेडागॉजी में कहाँ दिक्कत आती है आपको करने में? इतने आसान कंटेंट है, बस आप उनको अपनी उंगलियों पे कर सकते हो, इतना सीटेट आसान है। जैसे मैं अगर बात करूं डीएसएसबी की, डीएसएसबी तैयार करने के लिए आपको इतना पढ़ना है, मान लीजिए तो सीटेट सिर्फ इतना सा है, इसमें से इतना सा, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि पढ़ने से ज़्यादा क्या क्या छोड़ना है। ज़िंदगी में भी हमारे अक्सर ऐसा ही होता है, हमें यही नहीं पता होता ज़िंदगी में किन किन लोगों को, किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को और किन किन हालातों को छोड़ के चलना पड़ता है। हम सबको साथ लेके चलते हैं और फिर ये जाते हैं डिप्रेशन की बीमारी, जो आजकल बिल्कुल नॉर्मल हो रही है। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? देखिए रेलगाड़ी की बात करें तो सबसे पहले छुक 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 कब शुरू हुई थी बताइए? मुंबई से थाने, याद है आपको? करवाने वाले कौन थे? डलहौजी। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई, कौन सा ऐसा साल था जब ये स्टार्ट हुआ? 1920, तब तक तो आ चुकी थी। हाँ 1853, कौन सा क्रांति याद है? 1857, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उससे ही 5 साल पहले की बात है, लगभग 4 साल से समझ लीजिए। एक है 1856, एक है 1959। अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाता है? जब भारत की प्रथम जो रेलगाड़ी चली ना, उसको ये ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए थी क्योंकि इसी के बाद, इसी के काम में जो लोग लगे, उसके बाद इन लोगों ने अंग्रेजों ने एक नया रूल रेगुलेशन ले आना चाहा, वो फूट डालो शासन करो नीति। आज भी चल रहा है, वैसे तो हम लोग खुद ही इसके लिए कल्प्रिट है, लेकिन अंग्रेज जो है इसके लिए ज़्यादा थे। तो ये जो मतलब ये आज़ादी की लड़ाई इनकी तरफ से जो लड़ी गई, किसकी तरफ से? भारतीयों की तरफ से। उससे पहले ये जो रेलगाड़ी वाला कंसेप्ट भारत के अंदर आ चुका था, और वो भी अंग्रेजों ने सिर्फ अपने के लिए लिया था। क्यों लिया था भाई? क्योंकि अपना सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र करना था, मुश्किल हो रही थी ट्रांसपोर्ट की, तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ईजी करते हैं। अब चलो चले गए, कहते ना अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन रेलगाड़ी के रूप में भारतीयों के लिए एक अच्छी सौगात भी छोड़ गए। क्योंकि हम लोगों की अगर बात करें, हम जैसे लोकल आदमी तो सबसे ज़्यादा रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं ना, तो रेलगाड़ी वाली जो बात करें तो 1853 में भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द आर्ट ऑफ पत्रचित्रा इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है? देखिए अब जो पेंटिंग की बात करी जाती है, आपको पता है बहुत तरह की पेंटिंग है ना। बाथरूम में पेंटिंग मारी होगी आप लोगों ने, कभी पानी की छींटे डाल के, कभी मिट्टी में बैठे तो वहाँ ड्राइंग से पेंटिंग बना दी होगी आप लोगों ने। कितने बच्चों ने ऐसा करा है कि हाथ गीले करके दीवारों पे पेंटिंग बना दी, जहाँ मन करा। किसी ने तो अपनी बुक्स पे वो होती ना गुड़िया गुड्डे से चित्र होते हैं, उन्हीं को लाल पीला बिंदी, मूछ, लड़की को मूछ लगा दी, लड़के की मांग भर दी। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आपने करी होंगी। जब ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या करें? ये भी अपने आप में कलाकारी होती है, लेकिन हर कलाकारी को चित्रकारी नहीं कह सकते। अगर हम पटचित्र की बात करें तो ये कहाँ पे? एमपी, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? देखिए जब पटचित्र की बात की जाती है, इस पेंटिंग की बात करी जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है भैया उड़ीसा। क्या हो जाता है? उड़ीसा। तो आप और हमारा दोनों का आंसर बन जाता है उड़ीसा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं धुआंधार तरीके से, जल्दी से। चलिए, Which of the following is not a union territory of India? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अभी आपको पता है कुछ कुछ चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब उसमें अगर हम लोग बात करें इसकी, तो पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो है ना, जम्मू कश्मीर तो आप सबको पता है क्योंकि ये आंसर तो आपके बिल्कुल दिल में बसा हुआ है। दूसरा है आपका और हमारा पंजाब का एक हिस्सा चंडीगढ़। अब आप ये भी जानते हैं, इसकी बात करें तो ये दोनों से बिलोंग है, कैपिटल पंजाब की भी और हरियाणा की भी। इम्पॉर्टेंट क्यों है? पंजाबी जो थे, इतना बड़ा पंजाब था, इतने टुकड़ों में बढ़ गया। गदर तो आपने देखी हो, दूसरी भी गदर आ रही है, उसको भी जाके देख लीजिएगा, है ना। अगर उस गदर में आप भी देखोगे तो क्या हुआ कि एक पंजाब था, उसके 2 टुकड़े बांध दिए, एक कर दिया पाकिस्तान, एक आ गया हमारे हिस्से में। फिर जो हमारे हिस्से में इंडिया में आया, उसके भी 2 टुकड़े करे, हिमाचल प्रदेश अलग करा, पंजाब अलग करा, फिर तीसरा करा। अब भी हमें चैन थोड़ी नहीं है, फिर तीसरा कर दिया। तीसरा क्या कर दिया? हमने हरियाणा को अलग कर दिया और पंजाब को अलग कर दिया। फिर लड़ाई वैसे ही हुई जैसे पीओके को लेकर हुई, यहाँ पे हुई चंडीगढ़ को। तो दोनों के अंदर आधा आधा बांट दिया, कर दिया एक तरीके से पंजाब का बंटवारा। तो चंडीगढ़ भी इसके अंदर आती है। लद्दाख की बात करें, बड़ा सुंदर सा
है, एरिया है लद्दाख। कौन सा रेगिस्तान है लद्दाख में, बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको पता है तो। कौन सा रेगिस्तान है, ठंडा कि गर्म? भारत के अंदर 2 रेगिस्तान है, पता है आपको, एक गर्म और एक ठंडा। तो लद्दाख जो है वो भी किसके अंदर आ जाता है, आपके रेगिस्तान के अंदर आ जाता है। तो ये भी यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। लास्ट ऑप्शन बनता है तो आंसर भी भैया वही बनता है, ठीक है ना। जब ये तीनों हैं तो चौथा तो बिल्कुल बात है कि वो नहीं होगा, तो आंसर हो जाता है इसका मणिपुर। मणिपुर जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ जी, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार, ये एसएसटी में भी आ जाता है यार, ईवीएस के साथ साथ। पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम होगा। देखिए, जब आप बात करते हैं चंदा मामा की और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हमारी पृथ्वी की, तो दोनों के अंदर जो आपका वेट होगा ना वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चुअल होता है, अलग होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इनके अंदर गुनाओं का फर्क होता है। और एक डाटा अगर बात करें, कोई चीज़ 1 केजी की है तो दूसरी तरफ कितने की हो जाएगी, यहाँ पर वो दूसरी तरफ हो जाएगी वो 6 की। उसी तरीके से वो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पे अगर 10 है तो लगा लीजिए 6, काम पर आंसर है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप ये होंगे केजी या ये हो गया केजी या एन। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो देखिए द्रव्यमान की बात कर रहा है। जब द्रव्यमान की बात करेगा तो उसमें केजी में नहीं आएगा, फिर वो आएगा उसका एन में। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है भैया, सी। कौन सा हो जाता है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है, इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को पेडागोजी में भी दिक्कत आ रही होगी कि वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम उसको याद कैसे करें। बहुत सारी चीज़ों पे बच्चा अटक जाता है, उसके टर्म पे अटक जाता है। तो भैया सबसे इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको पेडागोजी को याद करने का, ठीक है। अब वो क्या होता है, देखो अब मुझे याद नहीं हो रहा क्या है। अब देखो, बिल्कुल तसल्ली से बैठना, ठीक है, अपने टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना। टॉपिक हो गया आपका प्याजे, टॉपिक हो गया कोई भी ले लेना, फ्रॉइड ले लेना, टॉपिक लेना वाइगॉस्की, कोई भी टॉपिक लेना। अब प्याजे कैसे याद करोगे, प्याजे याद आएगा तो नन्ना वैज्ञानिक याद आना चाहिए, प्याजे याद आएगा तो संज्ञानात्मक विकास याद आना चाहिए, वो याद आ गया तो सात्मीकरण याद आना चाहिए, और याद आ गया तो क्या होना, एकोमोडेशन याद आना चाहिए। इससे भी ज़्यादा याद करना तो क्या याद करना चाहिए कि परिपक्व होने दो, बच्चे को खुल के सीखने दो। जो भी सीखेगा बच्चा अपने इन्वायरमेंट में सीखेगा। मेरा प्यार याद हो गया, साइड कर दो। अब मुझे सर दूसरा याद करना है, भैया किसको याद करूँ, कैसे याद करूँ? फ्रॉइड ले लेते हैं, है ना। बड़ा मुश्किल होता है लोगों को याद करने के लिए। फ्रॉइड आता है, क्या याद आना चाहिए, एनालाइज, मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब फ्रॉइड याद आया तो मनोविश्लेषण याद हो गया, एक चीज याद हो गई। दूसरा इड याद हो गया। तीसरी क्या याद होगी, ईगो याद हो गई, परा अहम याद हो गया, सुपर ईगो याद हो गई। जब ये चीजें याद हो रही हैं तो फिर कॉन्शियस भी हो गया, सबकॉन्शियस भी हो गया, अनकॉन्शियस भी हो गया। याद होगी कि आनंद की अनुभूति किसमें हो रही है बच्चे को, सुख की अनुभूति किसमें उसको मजा आ रहा है कि भैया मारना है तो मार दो, लेकिन सुख की अनुभूति हो वो किसके अंदर होगी बच्चे को, इड के अंदर होगी। इड कब होती है, छोटे बच्चे के अंदर फीड कर रहा है, इड आ रही है, मजा आ रहा है उसको, उसमें सुख मिल रहा है उसको, तो वो फीड करने में मजा लेता है। कोई जुर्म जो करता है, क्राइम, उसको मारने में मजा आ रहा है तो बंदा मारेगा क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा है। दूसरा हो गया ईगो। ईगो को हम लोग हमेशा क्या समझते हैं, ईगो को हम लोग समझते हैं कि भैया ईगो जो दिक्कत वाली चीज है, बड़ा दिक्कत है, एटीट्यूड कर रहा है, लेकिन भैया ईगो कभी दिक्कत नहीं करता। देखो जरा इस चार्ट को, ईगो हमेशा क्या करता है, अगर हम लोग बात करें एक तराजू है, मेरे तराजू की भावनाओं को समझना बहुत ज्यादा है। हम ये बात करें कि एक तराजू है, अब तराजू में एक तरफ मेरी जिद है, इड क्या है, मेरी जिद, बस मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, मस्त राम मस्ती में, आग लगो बस्ती में। बच्चे के अंदर, क्राइम के अंदर, जो क्रिमिनल होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा इड पाई जाती है, सुख की अनुभूति। और वो सुख क्या है, वो उसका खुद का सुख, उसकी खुद की डिजायर। अब उसको तो इड चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर सुपर ईगो है। सुपर ईगो कह रहा है कि भैया किसके ऊपर काम करो, विवेक के ऊपर, विवेक से डिसीजन लो, विवेक के बारे में सोचो, जो भी काम हो वो सबके बारे में होना चाहिए। लेकिन हर चीज में भी आप लोग गांधी जी नहीं बन सकते ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरे पे भी मार दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। अब ईगो की बात हम लोग हमेशा समझते हैं कि ईगो गलत है, अहम जो है गलत है, लेकिन अहम क्या करता है, ईगो क्या करता है, इनको बैलेंस करने का काम करता है। इड कह रहा है मेरी लड़ाई होगी किसी से, मैं तो इसे मार के रहूंगा, खत्म कर दूंगा इसको बिल्कुल, और कुछ नहीं सोचूंगा। अब बेचारा वो कह रहा है सुपर ईगो, तू मार तो दे, तुझे भी तो जेल हो जाएगी, फैमिली तो बर्बाद हो जाएगी।
अब आ जाते हैं बीच में ईगो, क्योंकि चैन तो है ना, मारना है। सुपर ईगो कह रहा है मारे तो गड़बड़ हो जाएगी, कह रहा है ऐसा कर 2-4 चाटे मारे, घूसे मारे थे और फिर निकला, बदला का बदला हो गया, सजा भी नहीं होगी, दोनों काम हो गए। तो क्या कर दिया ईगो ने, बैलेंस कर दिया। इसलिए ईगो को क्या कहा जाता है, कमांडर। और वो भी किसका कमांडर, नैतिकता का कमांडर। नैतिक कमांडर कहा है, किसने कहा है भैया, फ्रॉइड ने कहा है। किसने, फ्रॉइड ने। क्यों कहा है, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इसने अवस्थाएं बताई हैं, ऐसी अवस्थाएं 3। कौन सी भैया, कॉन्शियस, कौन सी, सबकॉन्शियस, तीसरी अनकॉन्शियस। पूरा जितना भी दिमाग काम कर रहा है किस पे काम कर रहा है, अनकॉन्शियस पे। क्यों काम कर रहा है अनकॉन्शियस पे, क्योंकि जितने भी आप सपने देख रहे हैं, जितना भी ड्रीम एनालाइज करा जा रहा है, वो फ्रॉइड ने कर दिया। उसने बता दिया है कि जो भी बच्चा आगे फ्यूचर में बनेगा वो 5 साल की उम्र तक आपको बता देगा कि मुझे आगे क्या बनना है। उसने अपने सारे ड्रीम, सारे सपने, सब कुछ एनालाइज करके रख रखा है, बस आप ही उसको नहीं पहचानते। इसके लिए बहुत सुंदर से एग्जाम्पल उसने दिया है। देखिए गजरा एग्जाम्पल को, उसने 2 बच्चों की स्टोरी दी। उस 2 स्टोरी में उसने बताया कि जब वो उन पे टेस्ट करे, रिसर्च करे, तो लड़कियां हमेशा अपने पिता की ज़िंदगी में अपनी माँ की जगह लेना चाहती हैं। इसलिए वो हर चीज़ें करने की कोशिश करती हैं जिनसे उनके पिता उनके करीब आए। दूसरी तरफ उसने कह दिया भैया अब लौंडे आ गए। अब लौंडे क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, उन्हें पापा बनना है। कैसे पापा बनना है, मम्मी को बाइक पे लेके जाना है, सब्जी उन्हें लेकर आनी है, उन्हें बाहर से जितना भी सामान है वो लेकर आना है, पापे की तरह मतलब ऑर्डर चलाने, मम्मी की ज़िंदगी में पापा का रोल लेना है। क्यों, क्योंकि जो लड़का है वो अपनी माँ की ज़िंदगी में उस रोल को लेना चाहता है जो उसका पिता का है। सेम चीज़ लड़कियाँ इसलिए पापा की परी होती हैं, पापा की प्यारी होती हैं कि वो पापा की ज़िंदगी में अपनी मम्मी की जगह लेना चाहती है। तो दोनों की चीज़ में बैलेंस हो गई। ये क्या, कौन कह रहा है, ये कह रहा है फ्रॉइड। फ्रॉइड को समझ में आ गया। तो भैया अब ईगो को गलत मत समझना, इट गलत है, जिद गलत है हर चीज़ की, लेकिन ईगो गलत नहीं है। ईगो तो आपको बैलेंस कर रहा है बिल्कुल बीच में, और आपको भी पता है अगर बैलेंस नहीं हुआ तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। तो ये समझ में आ गया। चले अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। ओहो, ठीक है, ओके। तो चलिए, हो जाती है भैया, सबसे गलती होती है, ठीक है, भावनाओं में मत बहना तुम भी मेरी तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द, थोड़ा सा छोटा करते हैं, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी एक्सीडेंट रिलेटेड टू, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो बताइए, भूस्खलन से। आपने अभी पहाड़ों में देखा होगा किस तरीके से भूस्खलन हुआ है, भूकंप से, या फिर नाभिक की दुर्घटना से। नाभिक के मतलब समझते हैं, जब एसिडिक अटैक हो जाते हैं, कोई परमाणु कोई संघर्षण चल रहा हो और उसके बीच में वो इस तरह के अटैक हो जाए कि आसपास, याद होगा आपने को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे उसी टाइम में जापान याद होगा। जापान याद आ गया तो हिरोशिमा याद होगा। हिरोशिमा, ऐसे याद करने के तरीके होते हैं। हिरोशिमा याद आया तो नागासाकी याद हो गया। अब ये चारों चीज़ें जुड़ गई मेरी। नागासाकी याद हो गया तो याद हो गया भैया बम ब्लास्ट करा था अमेरिका ने। कौन सा वाला, 2 वाले याद है, लिटिल बॉय है, नाम तो लिटिल था लेकिन धमाका बहुत बड़ा करके गया था। इतना बड़ा करके गया था कि जापान के लोग शायद आज तक भी वो प्रॉपर तरीके से उस दुर्घटना से निकल नहीं पाए। तो वो दुर्घटना क्या थी, बम ब्लास्ट था ना, ठीक है। एक गाना, एक फिल्म थी, बड़ी याद तो नहीं आ रही फिल्म का नाम, पता नहीं क्या था, एक थी बुलबुल दोनों बोले सुन बाबुल। उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ, परमाणु कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से कुछ उनको लोगों को जो है खतरा हो जाता है, गैस फैल जाती है, ठीक है। तो वो जो गैस फैलती है उसी को चेरनोबिल दुर्घटना कहा जाता है, और जिसका नाम हो जाता है, इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है नाभिकीय दुर्घटना। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, तीसरा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, एक विलय के विघटन दर डैश पर निर्भर करती है। जब हम इसकी बात करते हैं विलय की, तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो वो प्रेशर की वजह से होगा, तापमान की वजह से होगा, भार की वजह से होगा, या सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र की वजह से होगा। तो देखिए जब भी विलय का विघटन होगा तो सिर्फ एक ही वजह से होता है, टेम्परेचर, क्योंकि घट रहा है ना, कोई भी चीज घट रही, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कैसे पिघल रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से ही ये सारी चीजें जो है आपकी पूरी होती है। तो आंसर हो जाएगा भाई इसका, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के 9वें क्वेश्चन, पढ़िए इसको। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल इमिट्स, अधूरे जल जीवाश्म से फैलती है। क्या होता है, अगर हम लोग बात करें अधूरे जले जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल से क्या फैलते हैं। फॉसिल फ्यूल आपको पता होगा, ठीक है, जैसे बाढ़ आई, पेड़ पौधे आ गए,
ठीक है, जानवर हो गए, उसमें मर गए, खत्म हो गए। अब जब वो सारी चीजें हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, वो तो दब गए उसके अंदर। अब वो दबने की वजह से आधे किसी भी वजह से जो प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं होंगी वो क्या होगी, CO बढ़ेगा, ठीक है, CO2 बढ़ेगा, SO2 बढ़ेगा, या फिर NO का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन था थोड़ा सा, ठीक है, NO2 लिखना था। तो समझिएगा, जब भी कोई ऐसी चीज होगी, अधूरे जब भी जले जीवाश्म होंगे तो उनकी वजह से CO जो है बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट में क्या बढ़ जाएगा, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए भाई 10वां क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं। सिविकल्चर इज रिलेटेड टू, सिविकल्चर पढ़ लेना, SST वाले भी पढ़ लेना, सेकंड पेपर वाले आएंगे ही आएंगे इससे क्वेश्चन। किसकी खेती होती है, देखिए जब भी सिविकल्चर की बात करी जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है, वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक नहीं। जो जब भी सिविकल्चर की बात करी जाएगी तो एक खेती याद आनी चाहिए, रेशम का कीड़ा है, ककून, क्या पाला जाता है, ककून। तो जो ककून है वो किसके अंदर पाया जाता है, सिविकल्चर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा भैया, सिल्क। चले नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट ए करेक्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, पटेटो और चिप्स, मिल्क और पनीर, एप्पल जैम, रो मैंगो या पिकल। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि मुझे ना खाने को सेव करके रखना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग खाने को जब मैं सेव करूंगी तो कैसे सेव कर सकती हूँ, क्या मैं पटेटो को चिप्स बना के सेव कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, बहुत लॉन्ग टर्म रहेंगे। देखा होगा ना मार्च अप्रैल में लोग मम्मियाँ लग जाती हैं आलू की बोरियां लेके चिप्स काटने के लिए, तो क्या कर रही है, पटेटो को सेव करके रख रही है। सेकंड समझिएगा, मिल्क और पनीर, मिल्क तो ठीक है, पनीर सेव करेंगे, क्या हो पाएगा पनीर सेव, ज़्यादा दिन नहीं हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। अब वो सेविंग की कंटेंट्स में नहीं आएगा, उसको एक दिन के लिए रख सकते हो, मैं कहूँ 2 दिन के लिए भी आप रख लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा एप्पल जैम, जैम तो खाते होंगे ना, सबको बड़ा मजा आता है, ब्रेड रोटी पता नहीं किस किस पे लगा के लोग खाते हैं, ठीक है, खाने पे। अगर हम लोग बात करें एप्पल, तो एप्पल से जो जैम बनता है उसको भी हम लोग इसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी हमारा ठीक है, इसको हम भी जो खाना है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब रो मैंगो एंड पिकल, ये तो मम्मियों का फेवरेट काम है ना, लाओ हमसे भी काम करवाओ, खुद भी करो, आम लाओ, काटो, बनाओ अचार, खूब तेल डालो, नानी के भेजो, मौसी के भेजो, बुआ के भेजो, चाचा के भेजो, सबके भेजो। तो ये वाला जो काम है ये क्या है, ये भी खास संरक्षण को दिखा रहा है। तो ये तीनों तो हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आलू चिप्स भी हो जाएगा, सेब जैम भी हो जाएगा, कच्चा आम अचार भी हो जाएगा, लेकिन दूध और पनीर को हम लोग सर्व करके, प्रिजर्व करके, सेव करके नहीं रख सकते। तो आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जी। ए बर्ड मेक्स इट नेस्ट हाई अपॉन द ट्री, दिस बर्ड कुड बी, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है क्या। देखो भाई क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग बात करें, जो एक लड़का लड़की ना दोस्ती में तो बहुत पड़ जाते हैं, लेकिन साथ वो भी नहीं रह पाते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन पक्षियों में बड़ा एक है इस चीज़ में। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं कि वो अपनी बीवी के लिए, मतलब अपनी वाइफ के लिए, मादा पक्षी के लिए बहुत सारे घोंसले बनाते हैं। इतने सारे घोंसले बनाते हैं कि अब तू डिसाइड कर कि तुझे डिलीवरी कहाँ पे करनी है, समझ रहे हो आप, उसके लिए हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। फिर वो जाती है मादा और फिर डिसाइड करती है सारे घोंसलों को देख के कि भैया इस वाले घोंसले में मैं अपनी डिलीवरी दूंगी, तो हॉस्पिटल बना रहा है उसका मेल उसके लिए। शाहजहां ने तो ताजमहल बनाया था, यहाँ तो हॉस्पिटल बनाते हैं, वो भी कौन, पक्षी। दुनिया जान से बेचारे छोटी छोटी चीजों को लेके, प्यार तो एक्चुअल में उसका है ना, आज वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, अगर हम लोग पेड़ की बात करेंगे और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला बनाता है, और उसका नाम क्या होगा, शकरखोरा, सनबर्ड, कलचड्डी, इंडियन रॉबिन, क्रो, कोआ या फिर फक्ता डॉग। इसके बारे में भी आपने, अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इसको पढ़ा होगा। जो सबसे ऊंची डाल पे जो पक्षी बनाता है वो एक्चुअल में होता है कोआ। जो शकरखोरा, कलचड्डी होती है वो इतनी ऊपर नहीं जाते, वो नीचे बनाते हैं। और जैसे कबूतर अगर हम लोग बात करें, वो तो क्या बनाएंगे, कूलर के पीछे, हाँ एसी के पीछे, किसी ऐसे घर में जो घर बिल्कुल बंद पड़ा है काफी टाइम से, अलमारी के पीछे, शीशे के पीछे। शकरखोरा कहाँ पे बना रहा है, शकरखोरा तो ऐसी कपड़ों की कत्तर लेके कहीं भी किसी झाड़ पे बना देता है। कलचड्डी भी इतनी मेहनत नहीं करती है, ज्यादा मेहनत करता है कौवा, सबसे ऊपर जाके बनाएगा। क्यों बना रहा है भैया, बताना इसको कि कौवा क्यों बनाता है, क्योंकि कोयल अगर पड़ी है तो कौवे को भी पड़ा होगा। बड़ी सियानी होती है ना कोयल, क्या करती है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए कोए के घोंसले में रखाती है, उसी से बचने के लिए कौवा बहुत चाल चलता है और ऊपर अपना घर बनाता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, फिर भी वो कहीं ना कहीं धोखा करके चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसकी सुनने की ध्वनि इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, नजर की, अगर हम नजर की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, तो आप हमेशा ये देखते हैं तो हम कहते हैं भाई इसकी चील की नजर है, इसकी बाल की तरह नजर है। अब जब चील और बाज की बात आती है तो एक चीज और सामने आ जाती है कि कौन सा ऐसा पक्षी है या कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी सुनने की गति, अब मुझे सुनने तो समझ में आएगा, अच्छा कोई भी हो सकता है, आंसर को कैसे टैली करूंगी मैं। अब वायु से पत्तों के हिलने की, है ना, ध्वनि, अब इसका मतलब झाड़ियां हिल रही है। दूसरा, घास पर किसी जानवर को चलने की, तो कुत्ता तो इतना घास जंगलों में रहता नहीं है, रेशम का कीड़े को बेचारे को उससे ऐसा कोई मतलब है नहीं, बेचारा वो तो खुद ही बंदा बंदा सा रहता है। गिद्ध तो ऊपर से देख ही रहा है सब कुछ, है ना, उसको तो घास वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। घास पे कौन रह रहा है, बाघ, जंगल में कौन है, जानवर, आंसर क्या हो गया, बाघ। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भैया, बी। चले अगले, चलिए, Which among the following the can find his female from many kilometer away from her smell? देख लो भैया, सुन लो इसको, आंसर देखो, अपनी सहेलियों को तुम नहीं पहचान पाते होंगे। और ये यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से उससे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा है, उसके सूसू पॉटी से उसको पहचान लेता है बहुत किलोमीटर से कि मेरी वाली है। तो वो कौन है, चींटी, रेशम का कीड़ा, मच्छर या मधुमक्खी? बताइए कौन सा ऐसा प्रेमी होगा जो सबसे ज्यादा इस तरीके से पहचान लेगा? चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, कौन सा होता है बताइए? वो होता है रेशम का कीड़ा। कौन होता है वो? रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये पोषण स्तर को भी आप याद कर लीजिएगा। पोषण स्तर का जो डायग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से आप समझिएगा, कौन से नंबर पे किस तरीके का पोषण स्तर होता है उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं ना तो कई बार आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप एक डायग्राम ट्रायंगल लेना, उसमें पूरे 6 लेवल बना लेना, 4 लेवल बनाना और उसको समझने की कोशिश करना कि कैसे उसके आंसर को आप पहुंच सकते हो। एक छोटी सी चीज को याद रखना, हर लेवल पे जब ऊपर और नीचे होगा तो 10% का फर्क आता ही है, तो उस 10% को भी आप याद रख लेना, आंसर भी आपको पता चल जाएगा। उसने बोला है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, यानी कि यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां कितना भाग स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर कितना होता है। तो देखिए जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे तो 10% का ही स्थानांतरण होता है, इसलिए इसका आंसर भी ना 25 है ना 30 है ना 50 है, आंसर क्या है भैया 10%। ठीक है, चले आगे। अब कोशिश करते हैं हम लोग हिंदी पेडागोजी को करने की। देखिए हिंदी पेडागोजी को ध्यान से इसलिए करना जरूरी होगा क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी सेम उसी का इंग्लिश वर्जन होगी। अगर आपने हिंदी पेडागोजी को ठीक ठीक समझ लिया तो अच्छे तरीके से आप इंग्लिश भी समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहा है। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? ठीक है, माफ कीजिएगा दोबारा बोलती हूँ, भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? पहला हो गया भाषा का प्रभाव, दूसरा हो गया विषय वस्तु में निपुणता, तीसरा हो गया विभिन्न लेखकों के कथन, या चौथा हो गया प्रस्तुतिकरण शैली। देखिए अगर एक एक करके एक बच्चा जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है तो सबसे पहले आप उसके भाषा के प्रभाव को देखेंगे या नहीं देखेंगे? बताइए। एज ए टीचर अगर बच्चा आंसर दे रहा है तो उसके भाषा के प्रभाव को देखना आपका बनता ही है। ठीक है, किस तरीके से वो अपने आंसर्स को दे रहा है। दूसरा विषय वस्तु में निपुणता, बिल्कुल निपुणता है, न्यूनता नहीं है। ठीक है, निपुणता, तो निपुणता भी आपकी बिल्कुल सही जा रही है कि निपुणता के अंदर से भी आप बच्चों को देखना चाहोगे कि कितना उसको सब्जेक्ट की जानकारी है। अगर सब्जेक्ट की जानकारी है उसको अच्छे तरीके से, तो बच्चा इसका मतलब सही तरीके से समझ रहा है। तीसरा देखिए विभिन्न लेखकों के कथन, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि आपने ना प्रस्तुतिकरण के दौरान आप प्रेजेंटेशन जिस वक्त आप वो कर रहे हैं तो वो अपने फ्लो में, जैसे अगर हम लोग बात करें पेडागोजी पढ़ाते हैं ना, एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं? CDP में भी कहा गया है लाइफ से जोड़ दो। अब लाइफ से, ठीक है, लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो कई बार किसी क्लास में जो एग्जाम्पल हो जाता है वो फैमिली से हो जाता है, कई बार परिवार दोस्तों से हो जाता है, कई बार क्लास से हो जाता है, कई बार दुश्मनों से भी हो जाता है। तो अलग अलग इस तरह के हमें एग्जाम्पल मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें
इसकी अपनी राय की, तो तीसरा हो गया ये नहीं होगा प्रस्तुतिकरण शैली, बिल्कुल प्रेजेंटेशन। देखिए क्लास में डेमो लेने जाते हैं आप लोग, है ना, मैं इस टीचर का डेमो लेकर आता हूँ, अब डेमो देखो पहली क्लास तो मुझे लगता है कि कोई टीचर अपनी ख़राब करेगा, चलो उसके ख़राब करी या कुछ भी हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर क्लास में आ रहा है, वो उसी में आप पे अपनी ऐसी छवि डाल देता है कि आप बिल्कुल उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ना कई बार, और उसमें आप करेक्ट कर देते हैं, ठीक है भाई डन 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 है, डन 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 डन। तो ये वाली जो चीज़ है प्रस्तुतिकरण बहुत बहुत मैटर करती है जब भी कभी आप अपनी चीज़ों को सामने अभिव्यक्त करेंगे। तो चौथा भी इसका आंसर हो सकता है। अब ढूंढना है मुझे किस ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा है, तो आंसर है वो डी। आंसर क्या हो गया हमारा डी, आंसर क्या हो गया हमारा डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते वक्त थोड़ा सा जरा सावधानी की जरूरत होगी, क्योंकि सही नहीं में हमें नहीं वाला ढूंढना होता है और 3 हैं होते हैं, तो 3 हैं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे इसमें बता रहा है कि बच्चे साथ साथ कई भाषा सीख सकते हैं। क्या जब एक क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं तो भाषा नहीं सीखते? हिंदी भी सीख रहे हैं, संस्कृत भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, क्या बच्चा ऐसा नहीं करता है? बताइए आप जरा। दूसरा अगर हम लोग बात करें, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। क्या ऐसा होता है कि जो पहली भाषा है सेकंड भाषा को सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है? तीसरा वो बोल रहा है भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, भाषा को सीखने के लिए कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। और चौथा है आपका भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो बताइए जब हम लोग भाषा की बात करते हैं, किसी भी तरीके से भाषा को सीखने की, तो हम लोग क्या करते हैं? क्या इसमें सही नहीं होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या सही नहीं होता है? तो देखिए अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, बच्चे साथ साथ कई भाषा सीख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना, बच्चे एक साथ कई भाषा को सीख सकते हैं। दूसरी वो बात कह रहा है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। क्या ऐसा होता है? भाषा जो है उसमें अधिगम में व्यवधान डालती है कहीं भी? हाँ नहीं ना, तो ये नहीं होगा, सही नहीं के बता रहा है ना इसमें, सही तो ये तो सही है, इसका मतलब इसका आंसर के हिसाब से नहीं है, वैसे लाइन सही है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। जब भी आप भाषा को सीखोगे किसी भी तरीके से, जब भी आप भाषा को सीखोगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। हाँ तो ये वाली बात भी मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट है भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। क्या भाषा आप तभी सीखते हो जब आप बिल्कुल ग्रामेटिकल बिल्कुल भाई मास्टर बन जाते हो? नहीं, बच्चा कई बार, जैसे एक क्वेश्चन आया था मैडम से, एक मैं बोलती हूँ, अगर मैं हूँ, मैं मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैडम चाय खाती है ना, तो इसका मतलब आप ये तो समझ रहे हो कि मैडम चाय पीने की बात कर रही है, ये जो बच्ची है मैडम चाय पीने की बात कर रही है, इसमें कहीं भी खाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम व्याकरण दृष्टि से तो गलत हो सकते, लेकिन भाषा तो हो रही है, संवाद तो हो रहा है, तो ये आंसर भी अगर हम लोग बात करें तो ये गलत हो जाएगा। और दो जो बात करेंगे सही की, यानी कि ये है और ये नहीं है, तो 2 और 4 जो है वो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षण की प्रक्रिया है? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, सारांशीकरण करना, मान लेना, चर्चा करना, नोट करना, सारांशीकरण करना, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना, सारांशीकरण करना, या फिर विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना या सारांशी करना? बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षण की प्रक्रिया है? बताओ भाई। तो सबसे पहले अनुमान होगा, फिर प्रश्न करेंगे, फिर स्पष्ट करेंगे, फिर सारांशीकरण करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? सबसे ज्यादा जो बच्चे को सिखाने के लिए कामयाबी वाली जो विधि होती है वो कौन सी होती है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सहस्तर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ साथ पढ़ने पर बल देना। देखो प्रेशर नहीं देना है बच्चे पर, प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, तो प्रभावकारी नहीं है, काम करना है, प्रेशर नहीं देना। शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। जी बिल्कुल आंसर। अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको सीटेट के लिए, पेडागोजी को करने के लिए।
बाकी आंसर के ऑप्शन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन पैडागॉजी को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि जब उसके 4 ऑप्शन होंगे ना, तो 4 ऑप्शंस में से आप बच्चा ये देखना कि उसमें जो 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, और वो सही तरीके से लिखा हुआ है। आप इसमें भी देख सकते हैं इसकी लेंथ ज़्यादा है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और ये ध्यान रखिएगा मतलब 90% अगर हम लोग बात करें तो वो सही भी होते हैं। जो 4 ऑप्शन पैडागॉजी में दे रखे हैं उसमें से जो सबसे लंबे वाला है ना, बड़ा है, जिसका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा उसके अंदर शब्द हैं, तो चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी या EVS हो, SST हो, साइकोलॉजी हो, तो उसके अंदर 90% चांसेस बन जाते हैं कि वो जो क्वेश्चन होगा, वो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है, इस जैसे कि इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षा होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त गुण है? तो ऑप्शन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा को प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनको विचारों को सम्मान दे। तो बताइए अगर हम लोग बात करें किसके अंदर, भारतीय कक्षाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय कक्षाओं में कौन सा गुण होना चाहिए? जब हम क्लास की बात करेंगे, अगर वो बहुभाषी कक्षा है तो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, बताइए ज़रा क्या चीज़ होनी चाहिए? शिक्षक शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की भाषा में बात करने और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को क्या करें, सम्मान दे। तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन का आंसर या आंसर का ऑप्शन है? भैया बहुत हो गया ना, क्लास कई हो जाती है, हम भी थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को, ठीक है। क्लास समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो शेयर करिएगा। भव्यम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी क्लासेस आपसे हम जोड़ सकें आगे भी, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जितने भी आएंगे, उनमें हम लोग उस कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधना से अभिप्राय है। जब हम लोग लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो जो हम ये ऑडियो विजुअल देखें ना आप, ऑडियो विजुअल ऑडियो, तो ये जो साधना से इसका अभिप्राय क्या होता है? काल्पनिक दृश्यों को स्थूल आधार प्रदान करना या बालकों में निष्क्रियता को समाप्त करना। कई बार ऐसा होता है क्लास में कि जब हम बच्चे को क्लास दे रहे हैं ना, तो बच्चे को क्लास देते देते कई बार जो बच्चा बोर हो जाता है। अब उसके सामने आप पिक्चर चल रही है ना, मैं पढ़ा रही हूँ उसको, मान लीजिए कोई शेर की कहानी सुना रही हूँ, शेर की पिक्चर भी चल रही है, तो बच्चा क्या एक्टिव रहता है। तो क्या होता है कि जब ये सामग्रियों को लाया गया ना इस तरह की क्लासेस में, तो बालक का निष्क्रियता समाप्त हो गई, तो ये सही है। काल्पनिक दृश्यों को स्थूल आधार प्रदान किया गया। अब जो चीज़ इमेजिनेटिव थी ना, बच्चों को नहीं पता था पृथ्वी कैसी है, ग्लोब दिखा दिया है। बच्चों को नहीं समझ में आती नदियाँ कहाँ से कहाँ बह रही हैं, तो नदियों के डायग्राम दिखा दिए। बच्चों को नहीं समझ में आ रही इन्वायरमेंट क्या है, बच्चों को पिक्चर से समझा दिया। बच्चों को समझ में नहीं आ रही फूड चेन, पिक्चर से समझा दी। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आंसर हो जाता है भाई इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, फिर आंसर करते हैं। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति दांती मानती, समझ रहे हैं? क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा। सबसे पहले क्लास फर्स्ट का एक स्टूडेंट है कबीर, हाँ हमारी क्लास में भी एक कबीर, मेरी ऑफलाइन क्लास में भी एक कबीर। शांति शब्द सुनकर उसको कांति दांती या फिर क्या बोल देता है, फांति बोल देता है। फांति दांती मानती है, ऐसा कुछ बोल देता है। जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करते हैं ना, पानी शानी चाय वाय है ना, उसे गलत संकल्पना विकसित कर ली है। वे ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। उसे स्वयं को सुधारने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
एक्चुअल में उस राइमिंग वर्ड होते हैं ना, सुना होगा आपने गाना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक रिदम कर रहे हैं, है ना गाना, जैसे मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना, क्या कर रहे हैं वो लोग, रिदम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल जितने भी जो गाने चलते हैं, अब आजकल के गाने तो मेरे को तो खैर समझ में भी नहीं आते, आपको ज़्यादा समझ में आते हो, आपके यूथ वाले गाने। अब इन गानों की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं गाने, इसी तरीके से गानों को, जैसे गाना चल रहा था ना, तेरे वास्ते मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। अब ये जो क्या कर रहे हैं, वो राइमिंग वर्ड पे काम कर रहा है। सेम यहाँ पे भी उसको ये पता है, राइमिंग वर्ड आते भी हैं, कि जैसे मैंने एक बोल दिया है कि कोई वर्ड बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया से, हाँ, तो वॉज, हैज़, ऐसे शब्द राइमिंग में बोल देना, कोई भी चीज़ को राइमिंग में बोल देना, उसको बना देना। जैसे हमने बोला लिटिल शिटिल पिटिल, ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को कई बार शब्दों में भी हम लोग बोल देते हैं। जैसे हम लोग जैम, है ना, बोल दिए जैम, शैम, रैम, ऐसे करके बोल दिया। जैसे हम लोग ए वाले शब्द बोल देते हैं, मैन, पैन, ठीक है, कैन, तो ऐसे वाली चीज़ों को विकसित कर चुका है, उसको पता है किसी शब्द से वो क्या बना सकता है। तो ध्वनियात्मक दो जागरूकता है, यानी कि राइमिंग वर्ड के जो कंसेप्ट है उसका संप्रत्यय बहुत अच्छा सा हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि 4 लाइनें दे रखी है, एक गलत हो सकती है, बाकी सही हो सकती है। जो गलत हो सकती है उसको आपको बताना है, और कि ये गलत है, बाकी जो सही है वो ठीक है। 3 गलत है, सॉरी, एक सही है, 3 गलत है उनको बताना है, और जो सही है उसको आपको आंसर पे क्लिक करना है। तो नीचे से पढ़ते हैं डी ऑप्शन से, ठीक है। भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है शब्द ज्ञान। क्या भाषा का मतलब सिर्फ जो है, व्याकरण का मतलब शब्द ज्ञान देना है, वोकैबुलरी को काम करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। जो हमारी जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसको सीक्वेंस में उसका ज्ञान होना जरूरी है, तभी उसका व्याकरण का काम हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। जो व्याकरण है, ग्रामर है जो है, वो लैंग्वेज को का कंट्रोलर होता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वो बोलता है भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ के व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, भाषा का जब भी पाठ्यक्रम के प्रारंभ होगा उसमें व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, सिखानी चाहिए वो। तो बिल्कुल सही बात है, सही विकल्प है। जब भी हम भाषा के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, करिकुलम की बात करेंगे, तो उसके अंदर व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को। आंसर का हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर ए। 10वें क्वेश्चन आंसर का आप बताएंगे। पढ़िए क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा ऐसा तुमने क्यों तय किया। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा फेमस चल गया है ना, MBA चाय वाले आए थे, BBA चाय वाले, है ना, CA चाय वाले, ये वाली मोमोज, वो वाली मोमोज। मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ बन गई कि या तो चाय का ठेला खोल लो या मोमोज का खोल लो। भाई जब वही खोलना है तो इतना फिर पढ़ के भी क्या फ़ायदा, इतना फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ बिजनेस का मतलब नहीं है कि भैया चलो सबको बिजनेस बनना है, सभी बिजनेस बन गए तो भैया नौकरी कौन करेगा। और हमेशा अगर हम लोग बात करें चाय है, मोमोज, टिक्की, समोसा, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या ऐसे वाले ठेले खोल के, तो फिर तो ये जो एजुकेशन सिस्टम हम खोल के बैठे हैं, ये जो एजुकेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग अपने खून पसीना, खून तो नहीं बहाते, पसीने तो बहा ही देते हैं यार, हैं, ये सब जो हम बहा रहे हैं ये तो सारा बड़ा गड़बड़ वाली चीज़ हो जाती। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। तो जो वो कह रहा है कि जब प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो तुम क्या करती, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि चिंतन क्षमता के विस्तार से चिंतन करने के लिए कह रहा है, परिवार की जानकारी से उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहता है, विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके बारे में जानना चाहता है, या अनुभवों की अभिव्यक्ति कर रहा है, बस उसका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा है कि वो जो इस लाइन में आई उसका जो मन था इस तरीके से ठेला लगाने का, चाय बेचने का, टिक्की बेचने का, पिज़्ज़ा बेचने का, मोमोज बेचने का, वो क्यों था, उसकी अभिव्यक्ति, उसके एक्सपीरियंस को जानना चाहता है। इसलिए आंसर हो जाता है डी, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये तो मैं तो ऐसे लग रहा है मुझे ये वाला पढ़ा के तो मैं ऐसे रट गया है। कैसे रट गया, वाई कॉस की कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, बच्चे सामाजिक अंतक्रिया में भाषा सीखते हैं,
ये किसने कराया? आंसर तो मैंने बता दिया आपको, कौन हो गया भैया? वाइगॉस्की। अब देखिए समझिएगा जरा, सोशल ट्रिक समझिएगा, सोशल कल्चर है सामाजिक संस्कृति, दूसरा ZPD, तीसरा ZAD, नेक्स्ट MKO, नेक्स्ट स्केफोल्डिंग, नेक्स्ट ढांचा, सहायता। हाँ खत्म हो गया पेज भी। नेक्स्ट समझिए, भाषा, उपकरण के आधार पर। जब भी ऐसी कोई बातें आएंगी, बार बार आएंगी आपके सामने बच्चे, सामाजिक के बारे में बार बार आएंगी, जब भी कुछ ऐसी आए। और एक शब्द और, ये अंतक्रिया, ठीक है, तो जब भी लिख दिया। और समाज, वातावरण के साथ। जब भी किसी क्वेश्चन में ये शब्द आपको समझ में आए कि सोशल कल्चर, रासायनिक सांस्कृतिक, ZPD, ZAD, MKO, स्केफोल्डिंग, ढांचा, सहायता, भाषा, उपकरण, अंतक्रिया, समाज, वातावरण, तो एक ही व्यक्ति को याद रखिएगा उस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका वाइगॉस्की। क्या हो जाएगा? वाइगॉस्की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तुलसी ने तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाली जानवी की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, पेरेंट्स को दे दिया। तुलसी ने डैश के आधार पर ये जानकारी दी है। जब एक तुलसी जो बच्ची है, टीचर है, उस टीचर ने अपनी क्लास की एक स्टूडेंट है, तीसरी क्लास में पढ़ रही है जानवी, उसकी भाषा क्षमता के बारे में, उसके भाषा निष्पादन के, उसके क्रमिक प्रगति के बारे में, उसकी सारी डिटेल उसके जो है PTM में पेरेंट्स को दी है। तो वो किस आधार पर दी है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया, पोर्टफोलियो, जांच सूची के आधार पर, या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर। तो देखिए ये सारा जो काम उसने दिया है वो उसके रिकॉर्ड के माध्यम से दिया है। और रिकॉर्ड किसके अंदर होता है? ऑब्जर्वेशन में नहीं, अवलोकन में नहीं, पोर्टफोलियो में। किसके अंदर होता है? पोर्टफोलियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमारियां बताई थी। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। जब भी हम डिस्ग्राफिया की बात करेंगे तो बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है? देखिए छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ बीमारियों को याद करने के लिए। पहली समझिएगा, डिस्कैल्कुलिया। जब भी डिस्कैल्कुलिया आ जाएगा इसका मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, रिलेट कर लोगे अपने आप हो जाएगा। जब भी कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में। तो डिस्कैल्कुलिया किससे बीमारी रिलेट हो गई? मैथ्स से। फिर वो कह रहा है डिस्ग्राफिया। अब जब डिस्ग्राफिया के, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। क्या मतलब होता है? लिखना। तो लिखने की बीमारी होगी, लिखने से संबंधित होगी। फिर वो बोल रहा है एक और बीमारी डिसलेक्सिया। लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ना, तो इसका मतलब पढ़ने से संबंधित बीमारी। बच्चे को दिक्कत है पढ़ने से संबंधित बीमारी। 3 बीमारी बहुत अच्छे से याद होगी। कौन कौन सी? कैलकुलिया, ग्राफिया, और तीसरी याद हो गई आपको कौन सी? डिसलेक्सिया। तो जब वो डिस्ग्राफिया की बात कर रहे हैं, डिस का मतलब होता है लैक ऑफ, किसी चीज की कमी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। तो लिखने से संबंधित बीमारी हो गई और वो आंसर हो गया आपका A। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है आज की कैसी लगी आपको समझाइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है आरती शर्मा और भव्यम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, सीटेट में आपको कुछ मदद मिल रही है हमारी तरफ से, तो प्लीज इस वीडियो को और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हम लोगों की सहायता कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।